हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोदा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग ईएसआई एक्ट 1948 यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ईएसआई जो है किन किन एरिया को कवरेज करता है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, कंट्रीब्यूशंस के बारे में जानेंगे, क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है प्रदान किया जाता है ईएसआई के द्वारा, बेनिफिट्स क्या हैं, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज को समझने को मिलेगी, राइट। यदि आप सबसे इजी एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक का चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए सीखते हैं उस समय। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। द ईएसआई स्कीम एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1948। ठीक है, तो ईएसआई एक्ट बेटा कब पास हुआ था? तो याद रखिएगा 1948 को पास हुआ था। अगला पॉइंट हमारा, इट प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो ईएसआई एक्ट होता है ये बेटा भारत में सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, यानी कि सामाजिक सुरक्षा और हेल्थ इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करवाता है, राइट। चलिए अगला पॉइंट हमारा, इट प्रोवाइड सर्टेन केस एंड मेडिकल बेनिफिट्स टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंजरी। ठीक है, और साथ में बेटा क्या है, ये केस भी प्रदान करता है कि कुछ आपको रुपए भी देगा और मेडिकल बेनिफिट्स भी देता है। कौन से केस में? तो ऐसे श्रमिक जो इंडस्ट्री में काम करते हैं और यदि वो श्रमिक बाई चांस से उनको कोई बीमारी लग गई है या कोई हमारी महिला है प्रेग्नेंट है, ठीक है, मैटरनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या उनको एम्प्लॉयमेंट इंजरी, ठीक है, काम करते हुए कोई इंजरी हो गई हो, तो ऐसे केस में ईएसआई जो है कुछ केस या मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है। आइए बेटा समझते हैं हम अब कवरेज के बारे में, कितना किस किस एरिया को ये कवर करता है ईएसआई। तो सबसे पहला पॉइंट है द ईएसआई एक्ट अमेंडेड टू कवर ऑल एम्प्लॉयज गेटिंग अप टू 21,000 रुपीज़ पर मंथ। अब देखिए बेटा यहाँ पे हुआ क्या कि 1948 में ये पास हुआ था, इसके बाद इसका संशोधन कब किया गया, अमेंडेड कब किया गया? तो याद रखिएगा डेट 6 सितंबर 2016, यानी कि 6 सितंबर 2016 को इसमें संशोधन किया गया। और क्या कहा गया कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी जो श्रमिक हैं हमारे, जिनकी मंथली सैलरी 21,000 रुपये है, वो सारे इसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे, राइट। चलिए अगला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडेड, इस संशोधन के अनुसार क्या कहा गया कि कवर्स ऑल फैक्ट्रीज इन इंडिया एक्सक्लूडिंग माइंस, डिफेंस एंड रेलवेज, यानी कि एमडीआर। ठीक है, याद करने का तरीका है बेटा, एमडीआर को छोड़कर भारत में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको हमें कवर करना है, यानी कि ईएसआई जो है उनको कवर करेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से जो है ये कवर नहीं करती है। तो माइंस हो गया, खदान, ठीक है, डिफेंस हो गई हमारी, और रेलवे हो गया। इनको छोड़कर जितनी भी जो फैक्ट्रीज हैं उनको ही कवर करेगा, राइट। अगला क्या पॉइंट है, कवर्स ऑल स्टेट एंड यूटीज एक्सेप्ट मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली एंड चंडीगढ़। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? निमोनिक याद रखिएगा, डीसी मैम्स। ठीक है, तो डीसी मैम्स को छोड़कर जितने भी यूटीज हैं, यूटी बेटा क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। ठीक, तो यूनियन टेरिटरी और ऑल स्टेट्स जो हैं इसके अंतर्गत शामिल किए हैं, लेकिन मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली और चंडीगढ़ इनको छोड़ दिया गया। क्लियर बच्चा? बात करते हैं हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ईएसआई कॉरपोरेशन, ठीक, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो याद रखिएगा बेटा न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, इसका हेड कौन होता है? तो चेयरमैन ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर, यानी केंद्रीय श्रम मंत्री का जो चेयरमैन होता है वो उसका हेड होगा। सीईओ कौन होगा? डायरेक्टर जनरल होगा। ठीक है, अच्छा, जो डायरेक्टर जनरल होता है बेटा ये किसके द्वारा असाइन किए जाते हैं, यानी कि किनके द्वारा चुने जाते हैं? तो याद रखिएगा इंश्योरेंस कमिश्नर हो गया आपका। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? मेडिकल कमिश्नर हो गया हमारा। अगला है फाइनेंशियल कमिश्नर। तो ये तीन मिलकर जो है सीईओ का गठन करते हैं या उसको चुनते हैं। क्लियर बच्चा? चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस की, कैसे योगदान दिया जाता है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है, याद रखिएगा एम्प्लॉयर से मतलब क्या है? जितने भी कारखाने हैं,
ठीक, उनको हम बेटा क्या कहेंगे, एम्प्लॉयर कहेंगे। यानी कि जो हमारे श्रमिकों को नौकरी देते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉयर होंगे। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कितना वो योगदान देते हैं, तो याद रखिएगा टोटल वेज यानी कि कुल मजदूरी का 3.25% जो है एम्प्लॉयर खर्च करेगी। और वहीं एम्प्लॉय की अगर हम बात करते हैं यानी कि खुद श्रमिक की बात करते हैं तो उसका योगदान कितना होगा, कुल मजदूरी का 0.75% वो देगा। क्लियर बच्चा। चलिए अगला है हमारा, स्टेट गवर्नमेंट शेयर ऑन मेडिकल एक्सपेंडिचर इज 1/8 ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर। वहीं अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई पेशेंट है, ठीक, उसका टोटल मेडिकल केयर हुआ तो कुल मेडिकल केयर यानी कि कुल मेडिकल केयर में जितना भी जो खर्चा होगा उसका 1/8 बेटा कौन देगा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ईएसआई कॉर्पोरेशन शेयर ऑन मेडिकल एक्सपेंडिचर इज 7/8 ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर। वहीं ईएसआई बेटा कितना देते हैं, तो याद रखिएगा जितना भी मेडिकल केयर में खर्चा हुआ है उसका 7/8 हिस्सा जो है कौन देता है, ईएसआई देगा हमारा, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज अंडर ईएसआई स्कीम। तो ईएसआई स्कीम के तहत कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो सबसे पहला क्या है, ईएसआई डिस्पेंसरीज। डिस्पेंसरी बेटा क्या होती है, दवाखाना। ठीक है, तो ये ऐसी दवाखाना होंगे जो ईएसआई के अंडर काम करेंगी। ईएसआई क्लिनिक्स यानी कि हॉस्पिटल हो गए, ठीक, डायग्नोस्टिक सेंटर हो गए, ईएसआई हॉस्पिटल हो गया हमारा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं जैसे हमारा आई हॉस्पिटल हो गया कि कार्डियक हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जो ईएसआई के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए बात करते हैं बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, श्रमिक हैं, उनको क्या क्या लाभ मिलता है। तो पहला क्या है, मेडिकल बेनिफिट्स। याद रखिएगा मेडिकल बेनिफिट्स दिया जाता है यहाँ पे। तो जो मेडिकल बेनिफिट्स होगा तो यहाँ पे कैश नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, आपको जो भी आपका खर्चा हुआ है वो ईएसआई वहन करेगी। ठीक। अगला क्या है, सिकनेस यानी कि बीमारी से संबंधित। ठीक, मैटरनिटी यानी कि हमारी जो महिला है, प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो वो पूरा खर्चा ईएसआई वहन करेगी। वहीं क्या है, डिसेबलमेंट बेनिफिट यानी कि जैसे आप वर्क कर रहे हो, वर्किंग के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो उस केस में भी ईएसआई जो है वहन करेगी पूरा खर्चा आपका। ठीक। डिपेंडेंट्स बेनिफिट। डिपेंडेंट से मतलब क्या है, मान लीजिए कोई मेन आदमी था जो उस फैक्ट्री में कमाता था अपने परिवार के लिए और उसकी जो है किसी कारणवश जो है ड्यूरिंग वर्किंग उसकी मौत हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है या वो मर गया है, तो अब जो भी उसकी फैमिली है तो उस फैमिली का पूरा खर्चा कौन बेटा उठाएगा, ईएसआई उठाएगा, राइट। चलिए अगला क्या है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस यानी कि अंतिम संस्कार में जो भी जितना खर्चा हुआ होता है वो भी ईएसआई देता है, राइट। अगला क्या है, रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस। तो रिहेबिलिटेशन भी जो है रिहेबिलिटेशन से संबंधित हमारा जो भी अलाउंसेस बनता है वो ईएसआई वहन करता है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति काम करने में असमर्थ हो जाता है, याद रखिएगा क्या कंडीशन है, जब कोई व्यक्ति काम करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे जो है पुनर्वास की ज़रूरत होती है। ठीक, तो पुनर्वास से संबंधित क्या है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, एक्सीडेंट उसका हो गया ड्यूरिंग वर्किंग, ठीक है, या न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे केस में उसको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, तो उससे संबंधित जो भी खर्चा होगा, ठीक। अब भाई देखिए रिहैबिलिटेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, कोई फिजियोथेरेपी वाला आएगा वो एक्सरसाइज करवाता है तो उसके लिए जो भी इसका हिसाब बनता है तो वो ईएसआई देगा। ठीक, व्हील चेयर की ज़रूरत हो गई, ठीक है, प्रोस्थेटिक लिम्स हो गए। प्रोस्थेटिक से मतलब क्या होता है, जो नकली ऑर्गन से, मान लीजिए हाथ किसी का कट गया तो उसके जगह नकली हाथ लगा दिए गए, तो वो किसको हम कहते हैं बेटा, प्रोस्थेटिक लिम्स कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं खर्चों के लिए उसे रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस दिया जाता है। क्लियर है बच्चा। अब हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयर्स जो होते हैं उनको क्या बेनिफिट्स होता है, क्या क्या लाभ उनको मिलता है ईएसआई के द्वारा। तो सबसे पहला क्या है, एक्सेम्पशन फ्रॉम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 यानी कि कामगार मुआवजा अधिनियम 1923। ठीक है, इसमें उनको छूट दी जाती है। एक्सेम्पशन का मतलब बेटा क्या होता है, छूट देना। किसके तहत, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से बेटा समझते हैं। इफ़ ए वर्कर गेट इंजर्ड ऑन ड्यूटी, मान लो कोई वर्कर है और वो ड्यूटी के दौरान कैसा हो गया, घायल हो गया हो,
ठीक है, द ईएसआई कवर द एक्सपेंसेस नॉट द फैक्ट्री और द एम्प्लॉयर। तो ऐसे केस में क्या कहता है ये एक्ट कि जो भी खर्चा होगा वो फैक्ट्री मालिक यानी जो फैक्ट्री वाला है वो नहीं वहन करेगा, कौन खर्च करेगा, ईएसआई कवर करेगा पूरा, राइट। चलिए चलिए अगला है हमारा एक्सेम्पशन फ्रॉम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ठीक, यानी कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में छूट। तो इसके अंतर्गत क्या छूट दी गई है, द ईएसआई कवर्स मैटरनिटी बेनिफिट्स लाइक मैटरनिटी लीव, डिलीवरी एक्सपेंसेस डायरेक्टली टू द वुमेन वर्कर। यानी कि इसमें क्या है कि इसमें जो हमारी महिला है जिसकी डिलीवरी होने वाली है या वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसे केस में जो कैश दिया जाता है वो डायरेक्ट बेटा किसको मिलेगा, वुमेन, वर्किंग वुमेन को मिलेगा जो वहाँ पे कार्यरत महिला है, ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट है एक्सेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ मेडिकल अलाउंसेस, ठीक है, यानी कि चिकित्सीय भत्ते देने से छूट। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, द फैक्ट्री और कंपनी इज नॉट लायबल टू पे सेपरेट मेडिकल अलाउंसेस टू इट्स वर्कर, ठीक है, यानी कि उस फैक्ट्री में जो भी वर्कर है, ठीक, तो मेडिकल अलाउंसेस मालिक के द्वारा नहीं दिया जाएगा या वो बाध्य नहीं है कि हाँ हम आपको देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही ईएसआई ने जितनी भी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलरेडी हमारे जो वर्कर्स हैं उनको प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे बाध्य नहीं होगा कोई भी जो हमारा मालिक है, फैक्ट्री का जो मालिक है, वो बाध्य नहीं होगा कि हाँ हमें देना ही देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईएसआई जो है ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है जितनी भी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, राइट। चलिए अगला हमारा पॉइंट है रिबेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट, ठीक है। तो बेटा इसको हम जो है एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। मान लीजिए कोई कारखाना है, उसने एक साल में बेटा कितने कमाए, 10 लाख रुपए कमाए, ठीक। अब उसी ने कर्मचारी की ईएसआई योजना पर 50,000 रुपए खर्च कर दिए। कितने खर्च किए बेटा, जो फैक्ट्री मालिक था उसने क्या है, कर्मचारियों की ईएसआई जो योजना है उसके अंतर्गत कितने खर्च कर दिए, 50,000 खर्च कर दिए। अब कारखाने की शुद्ध आय कितनी होगी बेटा, 9,50,000 होगी। कितनी होगी, तो 50,000 तो उसने खर्च कर दिए, ठीक है। जो मालिक था उसने ईएसआई योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए डोनेट कर दिए। अब बचे कितने, तो 9,50,000, यानी कि अब ये 9,50,000 पे ही जो है टैक्स लगेगा, ना कि 10 लाख रुपए पर। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुछ जो है रियायत मिल गई है, किस पर बेटा, इनकम टैक्स पर। क्लियर है बच्चा। चलिए अगला हमारा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, ठीक है। तो बेटा ये कब लॉन्च हुई थी, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2005, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2005 को ये लॉन्च हुई थी। चलिए अगला हमारा पॉइंट है दिस स्कीम प्रोवाइड्स कैश कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज हुज लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू फैक्ट्री क्लोजर, ठीक है, रिट्रेंचमेंट या परमानेंट इनवैलिडिटी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे इस स्कीम के द्वारा, ठीक, जो हमारे श्रमिक हैं, ठीक, उनको कैश दिया जाता है डायरेक्ट। क्यों दिया जाता है, मान लीजिए किसी कारणवश जो फैक्ट्री है वो क्लोज हो गई है, तो ऐसे में तो हमारा जो श्रमिक है वो बेरोजगार हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि इस योजना के तहत बेटा उसको पैसा दिया जाएगा, कैश दिया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्या पॉइंट है, द बेनिफिट इज अवेलेबल फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 24 मंथ, यानी कि 2 साल के लिए जो है इस स्कीम के तहत हमारे जो श्रमिक है उनको ये पैसा दिया जाएगा, कैश कंपनसेशन दिया जाता है, राइट। आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताया करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उससे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।